स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे पढ़ रहे थे अनुनाद और अनुनादी ऊर्जा के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस अनुनाद क्या होता है। अनुनाद जब किसी यौगिक को एक निश्चित संरचना सूत्र द्वारा प्रदर्शित ना करके भिन्न भिन्न संरचनाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उन संरचनाओं को अनुनादी संरचना और इस घटना को अनुनाद कहते हैं। अनुनाद होता है पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण जो संरचनाएं बनती हैं उन्हें बोलते हैं हम अनुनादी संरचनाएं। ठीक है, तो बहुत सारी अनुनादी संरचनाओं के बारे में मैंने बात की थी। मैं एक और बता देता हूं आपको, ओजोन। और एक चीज ध्यान रखना बेटा कि अनुनाद वही दर्शाएगा जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो घूम सकते हो, स्थानांतरित हो सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है बेटा मेरे पास, वो है O3 ओजोन। ठीक है, हम ओजोन को ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, दो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ये द्विबंध यहां भी हो सकता है। ये द्विबंध इन दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन के कारण एक संरचना तो ये बन गई और एक संरचना ये बन गई। ठीक है, अब इन दोनों को ही अगर हमें एक ही संरचना द्वारा प्रदर्शित अगर करना हो तो जो संरचना बनेगी उसे बोलेंगे अनुनादी संकर। ये देखिए, ये अनुनादी संकर। इस अनुनादी संकर से ये पता चल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन, हम नंबर भी दे देते हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे के बीच में भी हो सकता है और दूसरे से तीसरे के बीच में भी हो सकता है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहीं भी हो सकता है ये। ठीक है, इसे अपन बोलते हैं अनुनादी संकर। पास में कल मैंने आपको बेंजीन की सारी संरचनाएं बनाकर समझाई थी। ठीक है, एक्सप्लेन की थी। आप यहाँ किसी की भी संरचना बना सकते हो बेटा। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहां पे देखो NO2 की या NO3 माइनस की भी अनुनादी संरचना बना सकते हैं। हमें करना क्या है, केवल पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अगर हम इसकी संरचनाएं बनाएंगे तो देखिए, इसकी संरचना हमसे इस प्रकार से बनेगी। ये एक माइनस का साइन, तो पाई इलेक्ट्रॉन को घुमाते, अब इस पे था, अब इस पे आ जाएगा, अब इस पे आ जाएगा। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन के विस्थानीकरण के कारण जो संरचना बनेगी, ठीक है, उसे अनुनादी संरचना कहेंगे। अब दूसरी बात, अनुनादी ऊर्जा की कर लेता हूं मैं। ठीक है, अनुनादी ऊर्जा होती क्या है? सबसे स्थायी अनुनादी संरचना और अनुनादी संकर, ये अनुनाद संकर के मध्य की जो ऊर्जा का अंतराल होगा उसे हम बोलते हैं अनुनादी ऊर्जा। दोनों के मध्य ऊर्जा का डिफरेंस। ठीक है, सबसे स्थायी अनुनादी संरचना कोई सी भी और अनुनादी संकर के मध्य ऊर्जा का जो अंतराल होता है उसे हम कहते हैं अनुनादी ऊर्जा। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी। चलो भाई, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी बातें करेंगे आगे की। अनुनादी तो हम संरचना तो हम किसी की भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अब द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंटम समझना बहुत अच्छी चीज है। द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, देखो, द्विध्रुव आघूर्ण किसी भी अणु की ध्रुवणता का मापन है। वो कितना पोलर है, कितना उसमें पोलराइजेशन है, वो मापने के लिए हम द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करते हैं और इसे म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी अणु की ध्रुवणता का मापन द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब ये होता क्या है, देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण बराबर, ठीक है, अणु पर आवेश, किसी अणु पर आवेश और आवेशों के मध्य की दूरी का सदिश गुणा। आवेशों के मध्य की दूरी का सदिश गुणा। अब जहां भी सदिश आ जाते हैं, ठीक है, वहां पे हमें डिस्टेंस से डायरेक्शन, दिशा का ज्ञान होता है। तो द्विध्रुव आघूर्ण बराबर किसी अणु पर आवेश और आवेशों के मध्य की सदिश गुणा को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसकी इकाई होती है डिबॉय या डिबाई, जिसे अपन
डी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है बेटा, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बेटा, किसी भी अणु पर आवेश और आवेश के मध्य की सदिश मध्य की दूरी का सदिश गुणा द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये दिशात्मक और परिणात्मक होता है। सबसे बड़ी बात ध्यान रखना सदिश की, ठीक है। अगर दिशा में विपरीत और परिणाम में बराबर हो तो इसका मान शून्य होता है, ठीक है। ये दिशात्मक होता है और परिणात्मक होता है। अगर ये दिशा में अगर इसका मान दिशा में विपरीत हो और परिणाम में मान बराबर हो तो इसका मान क्या होता है, शून्य होता है, 0 होता है, ठीक है। और इसकी जो इकाई है, ठीक है, इसकी जो इकाई है 1 डिबाई बराबर होता है 1 डिबाई बराबर 1.33 इंटू 10 की घात 30 कूलाम इंटू मीटर होता है ना, कूलाम इंटू मीटर। ये 1 डिबाई अलग अलग यूनिट, ईएसयू में अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स के अंदर अलग है, ठीक है। सब में इसका मान क्या होता है, अलग होता है। जब किसी, अब देखो, जब किसी अणु के द्विध्रुव आघूर्ण का मान अगर 0 है तो वो होगा अध्रुवीय, और अगर द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं है तो वो अणु होगा ध्रुवीय। अब देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं, CO2 जो है ये अध्रुवीय है। क्यों है, सामने देखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है बेटा। अब द्विध्रुव आघूर्ण को हम कम से अधिक परमाणु की ओर तीर के निशान द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की, तो तीर का निशान इधर लगाएंगे। इन दोनों में से इसकी, तो तीर का निशान इधर लगाएंगे। तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण से इसका द्विध्रुव आघूर्ण कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये दिशात्मक और परिणात्मक होता है। तो मैं कह सकता हूं कि CO2 जो है वो अध्रुवीय अणु है, ठीक है। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको यहां समझनी पड़ेगी, ठीक है, और आएगा भी सही। अब दूसरी बात कर लेता हूं मैं आपसे, ठीक है। CH4 और CH3Cl मैथिल क्लोराइड, इसमें मेथेन तो होता है बेटा अध्रुवीय और मैथिल क्लोराइड होता है ध्रुवीय। ऐसा क्यों, देखना, ये कार्बन और ये इसके 4 हाइड्रोजन, आप सबको पता है कार्बन हाइड्रोजन में से कार्बन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, दिशा में विपरीत है, परिणाम में बराबर है, तो इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा बेटा, 0। अगर इसकी बात करता हूं मैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और Cl, इन दोनों का द्विध्रुव आघूर्ण तो हो जाएगा कैंसिल, और कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, तो एक ही दिशा में ध्रुवणता बढ़ेगी, तो कार्बन मेथिल क्लोराइड अध्रुवीय नहीं होगा, मतलब इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आपको, ध्रुवणता से रिलेटेड है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं, ठीक है। देखो, अगर किसी अणु की ज्यामिति समतलीय है, यदि किसी अणु की ज्यामिति समतलीय है तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, ठीक है। अणु की ज्यामिति क्या है, समतल, तो उसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा। कैसे होगा, देखिए, ये BF3 को ले लेते हैं, BCl3 को ले लेते हैं, बोरोन, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा, क्योंकि एक ही तल में है, ठीक है। यदि किसी अणु की ज्यामिति है चतुष्फलकीय, ज्यामिति क्या बेटा, चतुष्फलकीय, साहब, किसी अणु की ज्यामिति चतुष्फलकीय है, लेकिन केंद्रीय परमाणु से जुड़े चारों परमाणु समान है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा। जैसे देखो, CH4 कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अभी भी बताया मैंने, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन से 4 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसकी ज्यामिति समचतुष्फलकीय होगी और द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा बेटा, 0 होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए, जितने भी रेखीय अणु होंगे उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा, 0।
जैसे CO2। कोणीय अणु होंगे, कोणीय अणु या जिनके पास होगा लोन पेयर, उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, जितने भी कोणीय अणु होंगे या जिनके पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। जैसे देखो बेटा, ये है जल का अणु, जल के अणु के अंदर यहां पे 2 लोन पेयर होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन में इसके द्विध्रुव आघूर्ण इधर लगेगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इधर लगेगा और इसका इस दिशा में लगेगा, तो यहां पे इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। अमोनिया की बात कर लेते हैं। अमोनिया में पिरामिडीय अणु होता है ना, समतल पिरामिडीय। यहां भी लोन पेयर है तो इसके भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। ध्यान रखना, 0 बराबर 0 करके काट रखा है, मतलब 0 नहीं है, कुछ ना कुछ मान है, ध्रुवीय अणु है ये, इसकी ध्रुवणता का कुछ ना कुछ मान होगा। ठीक है, अच्छा, जो भी सम परमाणु होते हैं, जैसे समान परमाणु से मिलकर बने हुए अणु H2, O2, Cl2, F2, सबके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। ये सब क्या होते हैं? अध्रुवीय होते हैं। ठीक है, अच्छा, एक प्रश्न जो अक्सर पूछते हैं, है ना, आप लोगों से, मैं उसके बारे में भी यहां पे चर्चा कर लेता हूं। CCl4, CH3Cl, CH2Cl2, इसमें से ये जो है ये भी क्या होता है? अध्रुवीय होता है, क्योंकि इसकी ज्यामिति समचतुष्फल की होती है, लेकिन दोनों क्लोरीन परमाणु विपरीत दिशा में होता है, तो इसका मान होता है द्विध्रुव आघूर्ण का, मतलब ये ध्रुवीय होता है, अध्रुवीय नहीं होता है। ठीक है, और इसी के अंदर हम आगे की बात आपसे कर देते हैं थोड़ी सी। ठीक है बेटा, चलो जी, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो आपको मिलेगा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा, अमोनिया NF3 और NF3 और अमोनिया में से अमोनिया अधिक ध्रुवीय होता है, क्यों? अमोनिया के द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिक होता है, क्यों? ये देखिए, इसका आंसर देखिए बेटा, ये नाइट्रोजन और इससे जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन और इसके पास से 1 लोन पेयर। ठीक है बेटा, ये नाइट्रोजन, इससे जुड़े हुए ये 3 फ्लोरीन और इसके पास से 1 लोन पेयर। ठीक है साहब, अब देखो बेटा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से सबसे अधिक विद्युत ऋणता किसकी है? नाइट्रोजन की, तो तीर का निशान नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की ओर आएगा। ठीक है, और लोन पेयर की दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा, तो एक ही दिशा में द्विध्रुव आघूर्ण का मान बढ़ गया, है ना। इधर देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान इस दिशा में चलेगा, इसका इस दिशा में, इसका इस दिशा में और इसके विपरीत दिशा में। तो यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, विपरीत दिशा में होने के कारण। ठीक है, और यहाँ पे एक ही दिशा में होने के कारण द्विध्रुव आघूर्ण का मान उच्च होता है, इसलिए अमोनिया अधिक ध्रुवीय होता है। किससे? NF3 से। अच्छा, वैसे इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी गिवन है अपने को, तो हम उस मान के आधार पर भी इसको समझा सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। चलो जी, एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल। द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। पहला पॉइंट है मेरे पास, दिए गए अणु की ध्रुवणता ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो कौन सा अणु? पहला है ध्रुवणता, मैंने अभी भी आपको बताया, ध्रुवणता ज्ञात करने के लिए, है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन सा अणु ध्रुवीय होगा, कौन सा अणु ध्रुवीय नहीं होगा, वो द्विध्रुव आघूर्ण के मान से हम ज्ञात कर सकते हैं। समतल अणु होगा, उसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होगा, रेखीय अणु का 0 होगा। अगर विपरीत दिशा में ध्रुवीय अणु जुड़े हुए हैं, मतलब जिसकी विद्युत ऋणता का मान उच्च है, तो उनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान कुछ न कुछ होगा। कोणीय अणु होगा तो उसके ध्रुवीय अणु होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास इसके अंदर आती है। नेक्स्ट, प्रतिशत
आयनिक गुण ज्ञात करने में या लक्षण ज्ञात करने में, ठीक है, ज्ञात करने में, तो हम किस तरह से लक्षण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे है म्यू का प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान इंटू 100, ठीक है। यहां पे प्रतिशत आयनिक गुण बराबर द्विध्रुव आघूर्ण का प्रेक्षित मान बटा द्विध्रुव आघूर्ण का सैद्धांतिक मान इंटू 100। प्रेक्षित मान सैद्धांतिक मान बटा इंटू 100 करने पर आपको यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान, सॉरी, किस अणु में कितने प्रतिशत आयनिक गुण है वो पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। चलो जी, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट, अणु की ज्यामिति ज्ञात करने में, है ना, किसी अणु की ज्यामिति ज्ञात करना। तो ज्यामिति ज्ञात करने में किस तरह से हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है। अणु की ज्यामिति ज्ञात करने में, ज्यामिति ज्ञात करने में, जैसे CO2 है, CO2 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या है, 0 है, और संकरण sp है, तो ये होगा रेखीय। जैसे देखो BeCl2 के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है, संकरण sp है, तो ये भी क्या होगा, रेखीय, ठीक है। तो यहां पे बंधुओं की संख्या और उसके आधार पर हम किसी भी अणु की ज्यामिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो BF3 की बात कर लेता हूं। BF3 3 बंध हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है, तो यहां पे sp2 संकरण होगा, ठीक है। तो हम यहां किसी भी अणु की ज्यामिति निकाल सकते हैं बड़े ही आराम से। और देखिए इसके अलावा बेटा और देखिए CH4 या CCl4, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, 4 बॉन्ड है, sp3 संकरण होगा। अब आराम से इनकी ज्यामितियां भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको ज्यामिति निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बताते हैं सिस और ट्रांस, ठीक है। ये CH2Cl2, ठीक है, ये अगर ज्यामिति के हिसाब से देखें अपन यहां पे, तो ये ध्रुवीय भी होगा और अध्रुवीय भी होगा। सामने देखो बेटा, अगर हम यहां पे C2 सिस और ट्रांस, पहले मैं इसको समझा देता हूं मैं, है ना। ये Cl 1 2 3 और ये 4, बाकी इसमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए इसका मान 0 नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि CH2Cl2 जो है ये ध्रुवीय अणु है, अध्रुवीय नहीं है ना। अब सिस और ट्रांस ज्यामिति की बात कर लेता हूं, है ना, ज्यामिति की बात कर लेता हूं। 2 ब्यूटेन या किसी और की बात कर लेता हूं मैं। ये C2H2 नहीं H4Cl2, C डबल बॉन्ड Cl H और H, ये लो एथीन है, 1,2 डाइक्लोरोएथीन, दोनों एक ही दिशा में है। और दूसरा देखिए बेटा, दोनों विपरीत दिशा में है। जब समान परमाणु विपरीत दिशा में होते हैं तो उसे तो हम बोलते हैं ट्रांस और इसे बोलते हैं सिस। हिंदी में इसको बोलते हैं समपक्ष और इसको बोलते हैं बेटा विपक्ष, ठीक है। अब देखो, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण इस दिशा में लगेगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, 0। इसका द्विध्रुव आघूर्ण एक ही दिशा में लग रहा है, ये तीर का निशान है, आपको पता है कम से अधिक की ओर द्विध्रुव आघूर्ण को शो करते हैं, तो ये अणु क्या होगा, ध्रुवीय, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा। तो पहले तो आपको समपक्ष और विपक्ष समझ में आने चाहिए कि अगर समान परमाणु एक ही दिशा में होते हैं तो उसे बोलते हैं सिस, और विपरीत दिशा में होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस, ठीक है। तो सिस ध्रुवीय होता है और ट्रांस अध्रुवीय होता है, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए।